हेलो स्टूडेंट, मैं रीता जैन गवर्नमेंट जीएसजी पीजी कॉलेज बालोद में गेस्ट लेक्चरर हूँ। और आज का मेरा जो लेक्चर है वो एमकॉम 4th सेमेस्टर का है, जिसमें मेरा टॉपिक है इंटरनेशनल मार्केटिंग और यूनिट है 5। इसमें मैं आपको आज बताऊंगी पार्ट 5 बताऊंगी, जो अपना चल रहा था निर्यात प्रलेख। उसी के अंतर्गत है निर्यात की प्रक्रिया। जब विदेशों में जब व्यापार प्रारंभ करते हैं तो उसको कौन कौन सी औपचारिकताएं जो है उनको पूरी करनी पड़ती है निर्यात व्यापार जो है प्रारंभ करते टाइम। और बहुत सारी जो है भारत देश को निर्यात करते टाइम बहुत सारी प्रलेखों से संबंधित और अन्य संबंधित जटिलताओं से होकर क्या करना पड़ता है, गुजरना पड़ता है। तो उसी के अंतर्गत अपन निर्यात प्रक्रिया देखेंगे कि व्यापार प्रारंभ होने के बाद कौन कौन से आवश्यक कदम जो है उनको उठाने चाहिए, जिससे कि उनका माल जो है निर्यात विदेशों में किया जा सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लास। देखिए, निर्यात प्रक्रियाओं के अंतर्गत जो है बहुत सारी जटिल प्रक्रियाओं से जो गुजरना पड़ता है, क्योंकि निर्यातक को जो है अनेक नियम है, प्राधिकरण है और एजेंसियां हैं, उनसे निपटना पड़ता है। और अपने निर्यात के आदेश को जो पूरा करना है, उसकी प्रक्रियाओं में निर्यातक को जो है विदेशी व्यापार के महानिदेशक, रिजर्व बैंक है, सीमा शुल्क के अधिकारी है और बंदरगाह के अधिकारी हैं, उनसे क्या करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है। और जो है अन्य व्यापार एजेंसियां जो निर्यातक को व्यवहार करनी पड़ती है, जैसे बैंकिंग कंपनी है, बीमा कंपनी है, जहाजी कंपनी है, वायुयान की कंपनी है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, निरीक्षण एजेंसियां हैं जहां से उनको निरीक्षण प्रमाण पत्र लेना है, और निर्यात प्रोत्साहन परिषद है। ये सारी चीजों से होकर उनको क्या करना पड़ता है, गुजरना पड़ता है। तो सबसे पहला प्रारंभिकताएं जो है उसके अंतर्गत आदेशों को पूरा करने के लिए पहले निर्यातक बनने से पहले किसी भी संस्था को कुछ जो है स्टार्टिंग की प्रिलिमिनरीज जो आवश्यकता है उसको पूरा करना पड़ता है। तो मैं एकदम स्टार्टिंग की आपको आवश्यकताओं के बारे में बताऊंगी। जैसे कि सबसे पहला है आयातक निर्यातक कोड नंबर क्या करना, लेना। सबसे पहला काम है भारत से जब माल निर्यात करना है या यहाँ भारत में आयात करना है, तो आयातक निर्यातक को क्या लेना पड़ेगा, एक कोड नंबर लेना जरूरी है, जो कि जो है एरिया लाइसेंस प्राधिकरण है उसके द्वारा ये प्रदान किया जाता है। और इसी कोड नंबर को जो है आप अपने शिपिंग बिल और एंट्री बिल, जो मैंने आपको पहले के लेक्चर में बताया था, विदेशी मुद्रा घोषणा फॉर्म, ये सारी चीजों में क्या करना पड़ता है, इसको शो ऑफ करना पड़ता है। फर्स्ट प्रोसेस तो ये हो गया, आप कोड नंबर लीजिए। सेकेंड प्रोसेस जो होगा, निर्यात प्रोत्साहन परिषदों के साथ क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कराना है। तो निर्यात आयात जो नीति है उसके अंतर्गत सीमा शुल्क जो आपको वापसी लेना है या सब्सिडी लेना है, उसके अंतर्गत इन परिषदों के पास आपको क्या कराना पड़ेगा, अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, जिसके कारण आप जो है शुल्क की वापसी ले सके और सब्सिडी ले सके। मुख्य जो है निर्यात प्रोत्साहन परिषद जो है भारत में है, कृषि और खाद्य वस्तु प्रक्रिया विकास प्राधिकरण, ऐसे अलग अलग जो बोर्ड बना दिए गए हैं जिसके अंतर्गत आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना है। इसके बाद दो जगह तो आपने नंबर ले लिया, रजिस्ट्रेशन करा लिया। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है विक्रय कर, वैट जिसको बोलते हैं। अब तो जीएसटी आ गया है और कस्टम ड्यूटी और साथ ही सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी के प्राधिकरण के पास भी आपको क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करना होगा। जब भारत से निर्यात किया जाने वाला माल का जैसे मूल्य में या तो वृद्धि हो गई या फिर जो है आपके उत्पाद शुल्क में और जीएसटी की दरों में अगर कोई परिवर्तन आया, सीमा शुल्क की दरों में, तो जो है आपको नंबर लेना क्या है, जरूरी है। उन अधिकारियों के पास जो है आपको जीएसटी नंबर जो है लेना, वहां पर पंजीकरण होना क्या है, आवश्यक है, जिसके बिना आप अपना माल ना तो आयात कर पाएंगे और ना ही निर्यात कर पाएंगे। तो थर्ड स्टेप में आपको जीएसटी नंबर लेना, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नंबर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। ये तीन चीजें तो सबसे पहले आपको लेनी होगी, तब जो है आपका आयात निर्यात के आप अगले कदम पे क्या होंगे, आगे बढ़ेंगे। तो ध्यान रखेंगे स्टूडेंट, तीन चीजों
आपको बताई, एक आयातक निर्यातक का कोड नंबर, दूसरा है परिषदों के पास पंजीकरण करवाना और तीसरा है जीएसटी नंबर लेना। इसके बाद जो है अब स्टार्ट होगी आपकी निर्यात प्रक्रिया, जिसमें आप क्या करेंगे, आपको जो आदेश मिला है उसको पूरा करने के लिए जो है कदम उठाएंगे। तो आपका जब रजिस्ट्रेशन हो गया है उसके पश्चात जो है निर्यातक क्या करेगा, माल को निर्यात करने के लिए बहुत सारी अवस्थाओं से उसको क्या करना पड़ेगा, गुजरना पड़ेगा। तो सबसे पहली अवस्था है निर्यात सौदे को क्या करना, अंतिम रूप देना। निर्यात सौदे को अंतिम रूप देना, इसका मतलब है कि जब किसी भी निर्यात सौदे को अंतिम रूप देना है तो सबसे पहले निर्यातक को जो है उनकी शर्तों के बारे में पहले पूरा क्या कर लेना चाहिए, तय कर लेना चाहिए और सौदे में स्पष्ट कर लेना चाहिए कि माल क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, पैकेजिंग कैसे होगी, किसके थ्रू माल भेजना है, माल का मूल्य क्या है और उसका पैकेजिंग क्या होगा, और जितने भी सारे व्यवहार है, आपका पत्र व्यवहार किस माध्यम से होगा, बातचीत कम्युनिकेशन किस माध्यम से होगा, साख पत्र भुगतान की शर्तें क्या है, ये सारे जो है आपको सौदे से संबंधित, अपने जो डीलिंग से संबंधित जो है अनुबंध पहले से ही सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि जो व्यवहार किया जा रहा है वो आयात और निर्यात करने वाले दोनों ही देशों के कानून के अनुसार जो है आप पूरा कर ले। इसके सारी प्रक्रियाओं को पहले के लेक्चर में मैंने आपको डिटेल में बताया है और ये तो आपको बतलाने की आवश्यकता नहीं है कि जो निर्यात सौदा पक्का होने के पश्चात जो है निर्यातक को माल भी बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको जो है लोन भी लेना पड़ सकता है, धन की आवश्यकता पड़ेगी तो आपको धन भी क्या करना पड़ सकता है, उधार लेना पड़ सकता है। तो ये भी जो है अंतिम रूप देने के लिए क्या है, जरूरी है। अब जो है ये सारी चीजें तो आपने कर ली माल के संबंध में। इसके बाद दूसरी प्रक्रिया होगी प्रेषण पूर्व निरीक्षण। निर्यात करने के लिए जो माल आपका बना है, आपने तैयार कराया है, तो आप सबसे पहले जो है अपने सीमा शुल्क अधिकारी के पास उसको निरीक्षण करवा के उसका प्रमाण पत्र लेंगे। मैंने आपको पहले की क्लास में जो बताया है प्रलेखों के अंतर्गत निरीक्षण प्रमाण पत्र लेना, ताकि जो आपका माल जो भेजा जा रहा है वो जो है घटिया क्वालिटी का तो नहीं है जिससे आपके देश की बदनामी हो, तो उसका क्या कर लेना जरूरी है, आपको निरीक्षण करवाना जरूरी है। इसके बाद जो है निरीक्षण कराने के बाद आपकी तीसरी प्रक्रिया होगी पैकिंग, मार्किंग और लेबलिंग। पैकेजिंग, मार्किंग एंड लेबलिंग, क्योंकि जब माल जो है दूसरे देशों में भेजा जाता है तो बहुत सारी परिस्थितियों से होकर गुजरना पड़ेगा। मैंने आपको जो है परिवहन के माध्यम से बताया है, माल आपका बंदरगाह पर जाएगा, गाड़ी के माध्यम से बंदरगाह पर स्टोर होने के बाद माल जो है जहाज पर लदेगा, जहाज पर लादने के बाद वहाँ के जो है आयातक देश के जो है वहाँ पर के बंदरगाह पर उतरेगा, फिर जो है गंतव्य स्थान पर जो है पहुंचेगा। तो कभी माल धूप में पड़ा रहता है, कभी बारिश में, कभी उसको क्रेन से उठाया जाता है, कभी ठेलों में लादा जा रहा है, कभी ट्रकों में भरा जा रहा है। तो उसकी जो पैकिंग है वो बहुत क्या होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए। जब तक कि माल को कंटेनर में ना भेजा जा रहा हो तब उसकी पैकिंग क्या होनी चाहिए, बहुत मजबूत होनी चाहिए। और पैकिंग के साथ जो निशान डाला जाता है वो भी मैंने आपको बताया था, तो उसका भी क्या करवाना है, उसमें निशान
डलवा दिया जाना चाहिए, ताकि जो है उठाई धराई के समय उसको क्या कर सके, पहचान सके कि माल किस प्रकार का है, और उसको जो है सावधानी से और सुपुर्दगी देने में भी क्या हो सके, आसानी हो, और पहचाना जा सके कि भाई ये माल किसका है, किसको मिल रहा है। ये सारी चीजें जो है, किस प्रकार का माल है, ये सारी चीजें पहचानी जा सके। तो तीसरा स्टेप आपका होगा कि आप पैकेजिंग, मार्किंग और लेबलिंग का ध्यान रखें। इसके बाद जो चौथा स्टेप जो होगा वो होगा निकासी एवं प्रेषक। निकासी एवं प्रेषक प्रतिनिधियों की नियुक्ति। निकासी और प्रेषक प्रतिनिधि जो निर्यात औपचारिकताओं को पूरा करने में ये बहुत महत्वपूर्ण जो है अपना जो है योगदान देते हैं। मुख्यतः जो इनका कार्य क्या होता है, जो निर्यातक को जिस जहाज मार्ग से भेजना है उसके संबंध में ये इनसे क्या कर सकते हैं, राय ले सकते हैं, और जहाजों का स्थान है, माल को किस प्रकार से पैक करना है, यातायात का जो प्रबंध है उसका निगरानी करना, साथ ही साथ माल को स्टोर करवाना और बीमे की व्यवस्था करना, साख पत्र की व्यवस्था करना, उसके संबंध में जो डॉक्यूमेंट तैयार करने होते हैं, और जो है बंदरगाह, जहाजी, इन सीमा शुल्क के अधिकारियों की जो सारी औपचारिकताएं हैं उसको पूरा करना, क्लेम लेना। तो निर्यातक का जो निर्यात विभाग है, माल भेजने के संबंध में जो है एक एजेंट को क्या करता है, सारा निर्देश देता है, और उनके पास जो निर्यात के प्रलेख है उसको भी क्या करता है, उनको सौंप देता है, जैसे कि मूल स्थान का प्रमाण पत्र, निरीक्षण प्रमाण पत्र, ये सारे प्रमाण पत्र जो बनवाने पड़ते हैं, वो सारी चीजों को जो है एजेंट आपका तैयार करने में क्या करेगा, पूरा हेल्प करेगा, ताकि जो है आप जो है आसानी से आप अपना माल जो है आप निश्चिंत रह करके अपना जो है माल भेजने के, क्योंकि क्या होता है, एजेंट को क्या होता है, सारी चीजों की क्या होती है, जानकारी होती है, क्योंकि उनका कार्य ही यही होता है, तो वो आसानी से क्या करेगा, आपके माल को पहुंचाने में आपकी मदद करेगा। फिर पांचवा जो मुख्य पॉइंट है, माल का बीमा करवाना। माल के बीमा कराने का दायित्व तो किसका होता है, ये भी निर्यात विभाग का होता है, चाहे वो कार्य जो है निकासी और प्रेषक प्रतिनिधियों के माध्यम से करवाए, चाहे स्वयं करवाए। यदि जो है दोनों के बीच में, आयातक और निर्यातक के बीच में अनुबंध हुआ है कि लागत, भाड़ा और बीमा का है, तो फिर बीमे की जिम्मेदारी किसकी होगी, निर्यातक की होगी। और जहां पर यह अनुबंध हुआ है कि जहाज का जो फ्री ऑफ बोर्ड होगा, तो फिर आयातक को क्या करना होगा, उसका बीमा कराना होता है। तो बीमे में कौन कौन से जोखिम जो है शामिल होंगे और कितनी राशि का होगा, ये विक्रय अनुबंध में जो है सारी चीजें लिखी होती है। कौन सी बीमा कंपनी से जो है बीमा करवाया जाना है, और प्रमाण पत्र जो भी औपचारिकताएं हैं, ये सारी चीजों को क्या करना पड़ता है, पूरा करना पड़ता है। इसके बाद जो है जहाज में स्थान का क्या करना, आरक्षण करवाना। छठवां स्टेप होगा कि जहाज में जो है स्थान को क्या कर लिया जाए, अपना स्पेस दे दिया जाए, स्पेस लिया जाए। इसकी ये भी जिम्मेदारी निर्यात विभाग की होती है, चाहे वो उसको एजेंट के थ्रू करवाए या फिर दलाल के थ्रू करवाए। तो जहाजी कंपनी जो है स्थान का आरक्षण करने के पश्चात जो है शिपिंग आदेश क्या करती है, जारी करती है। इसके बाद जो है माल आपका वहां पर पहुंच गया है, वहां का आपने आरक्षण करवा लिया है, तो नेक्स्ट स्टेप होगा बंदरगाह की औपचारिकताएं पूरी करना।
जहाज में जो है स्थान आपको उपलब्ध हो गया, उसकी जानकारी मिल गई। उसके पश्चात जो है माल को बंदरगाह में प्रतिनिधियों के पास जो भेजने के बाद जो है सीमा शुल्क के जो निकासी है वहां पर जो औपचारिकताएं हैं बंदरगाह पर जो है वो पूरी की जाती है। और ये औपचारिकताएं काफी जटिल होती हैं क्योंकि निर्यातक है इनको पूरा करने के लिए जो है एजेंट की सहायता लेते हैं। तो ये जो एजेंट वो होते हैं वो ट्रकों या रेल से क्या करते हैं माल की सुपुर्दगी लेकर जो है अपने गोदामों में उसको रखते हैं और जो है सीमा शुल्क निकासी का कार्य करते हैं। अधिकारियों से जो है शिपमेंट शेड वगैरह है इसकी भी आज्ञा लेते हैं जहां पर जहाज को में माल को जो लादा जाना है। और सीमा शुल्क अधिकारी से जो है माल की आज्ञा लेने के बाद माल को क्या कर दिया जाता है जहाज पर लाद दिया जाता है। और जहाज पर जब माल लद जाता है तब आपको कप्तान क्या करता है उसकी एक रसीद देता है जिसे कप्तान की रसीद कहते हैं। और इस रसीद को जो है अधीक्षक के पास क्या कर दिया जाता है भेज दिया जाता है। और इसे कौन प्राप्त कर लेता है एजेंट। निर्यातक ने अगर एजेंट नियुक्त किया है तो वो एजेंट क्या करेगा उसको प्राप्त कर लेगा। और कप्तान की जो रसीद है जहाजी रानी कंपनी को जो है प्रस्तुत की जाती है जो उसके बदले में जो है जहाजी बिल्टी जारी करता है। और इसके बाद जो है निकासी और जो एजेंसी है वो सभी जो निर्यात विलेख है वो निर्यातक को क्या कर देती है भेज देती है। और साथ ही साथ इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आपको करना होगा निर्यातक को प्रेषण सूचना भेजना। इसके बाद का स्टेप होगा माल का जो आयातक है उसको आप ये सूचना भेज दें कि निर्यातक ने क्या कर लिया है जो है माल को जो है आपका जो माल है वो किस स्थिति को जहाज पर लादा गया है उसका नाम क्या है और जो है बंदरगाह पर माल जो है कब तक पहुंचेगा। इसकी सूचना जो है निर्यातक द्वारा आयातक को दी जाती है। इसी को बोलते हैं प्रेषण सूचना। और साथ ही जो है ताकि क्या करे आयातक जो है माल की सुपुर्दगी जो है नियत तिथि को जो है ले ले और अपने रखने के संबंध में जो है सारी व्यवस्थाओं को पूरा कर ले। इसके बाद जो है बिचौलिए जो होते हैं अगर आप वितरण माध्यम के माध्यम से अप्रत्यक्ष माध्यम से क्या कर रहे हैं तो उसके संबंध में जो है बिचौलिए बैंक को क्या करना प्रलेख सौंपना। जो नेक्स्ट स्टेप होगा निर्यात प्रक्रिया में माल के जो प्रेषण है उसके तुरंत बाद जो है निर्यातक जो है बिचौलिए बैंक को जो है भेजते हैं। उसमें होती है एक तो विनिमय बिल होती है वाणिज्य बिल होता है निर्यात का आदेश होता है साफ पत्र होता है पैकिंग लिस्ट होती है जहाजी बिल्टी होती है। और जो है ये सारी चीजों को है बैंक जो है दो अलग अलग सेट में क्या करता है डाक के माध्यम से जो है आयातक बैंक के पास क्या कर देता है इन प्रलेखों को भेज देता है। इसके बाद जब तक क्योंकि देखिए भुगतान मार्ग के समय मैंने आपको बताया था कि जब तक जो है प्रलेख नहीं मिलता तब तक नहीं माना जाता कि आपको जो है भुगतान किया जाएगा। तो जो निर्यातक बैंक है वो आयातक बैंक को ये सारे प्रलेखों को क्या करता है सौंपता है। इसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेप होगा भुगतान। आयातक का जो बैंक है वो बिचौलियों बैंक के माध्यम से जो है भुगतान करता है और जो पैसे को जो रिजर्व बैंक के नियंत्रण विभाग को हस्तांतरित कर देता है जहां से निर्यातक जो है अपने बैंक में क्या करवा लेता है उसको हस्तांतरित करवा लेता है। तब जो है निर्यातक को क्या होता है भुगतान प्राप्त होता है। तो ये प्रलेखों के माध्यम से ही क्या होता है उनको भुगतान प्राप्त होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा लास्ट स्टेप होगा निर्यात प्रोत्साहन वसूल करना। माल
प्रेषण के जो है तुरंत पश्चात जो है निर्यातक सरकार जो है सीमा शुल्क और शुल्क की वापसी के लिए जो है और या फिर अन्य प्रकार के प्रोत्साहन है सब्सिडी पाने के लिए क्या करता है, दावा आपत्ति करता है। अगर कोई देश में इस टाइप का नियम हो कि उनको निर्यात करने पर उनको कुछ राशि प्रोत्साहन के रूप में दी जाएगी, तो फिर वो प्रोत्साहन राशि की वसूली करने के लिए ये प्रक्रिया करता है। देखिए जो ये सारी प्रक्रियाएं हैं, ये प्रक्रियाओं के पूर्ण होने पर ही आपका जो है निर्यात प्रक्रिया पूरा होगा। तो ये सारे प्रोसीजर मैंने आपको निर्यात करने के संबंध में बताए हैं। देखिए अगर जो प्रलेख होते हैं वो अगर ठीक प्रकार से तैयार न किया गया हो तो आपका जो निर्यात है आदेश को पूरा करने में आपको बहुत सारी जो है समस्याएं उत्पन्न हो सकती है और एडिशनल जो एक्सपेंसेस है वो भी आपको सहन करने पढ़ सकते हैं। अगर आपने एक अपूर्ण और दोषपूर्ण और आपकी थोड़ी सी लापरवाही से अगर उसको तैयार किया है प्रलेखों को, तो आपको बहुत सारे इसके परिणाम जो है भुगतने पड़ सकते हैं। आपको इसके जो है खर्चे तो आपके बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, साथ ही आपने जो उधार लिया है धनराशि उस पर ब्याज भी जो है चुकाना पड़ेगा। अगर आपके पास समय से मूल्य प्राप्त नहीं होगा तो आपका जो है ब्याज भी बढ़ जाएगा और साथ ही प्रलेखों को ठीक ठाक करने में क्या लग जाएगा, समय लग जाएगा। मतलब काफी खर्च आपको क्या करना पड़ेगा, वहन करना पड़ेगा। इसके साथ ही आपकी जो ख्याति है उस पर भी क्या होगा, दुष्प्रभाव पड़ेगा और आपके व्यापार में क्या हो जाएगी, कमी आ जाएगी। तो त्रुटिपूर्ण अपूर्ण प्रलेख के कारण से जो है आयातक के मन में भी उनकी भी छवि जो है, आपकी इमेज जो है वो क्या हो जाएगी, बिगड़ जाएगी। तो प्रलेखों को भी ध्यान से बनाना चाहिए। तो निर्यात प्रक्रिया जो है इन सारे स्टेप को पूरे करने के बाद ही आपकी जो है निर्यात प्रक्रिया पूरी होती है। अगर इसमें एक भी प्रक्रिया पूरा ना किया जाए तो आपका जो माल जो है सही व्यक्ति को सही समय पर जो है पहुंच नहीं पाएगा। सो स्टूडेंट आज की क्लास जो है निर्यात प्रक्रिया के संबंध में पूरी होती है। मैंने आपको पूरे टोटल 11 प्रक्रियाएं बताई है। इन 11 प्रक्रियाओं को आप क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे और अच्छे से याद कर लेंगे। ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जाता है। आपका यूनिट 5 का टॉपिक है ये निर्यात प्रक्रिया और इसके पहले के लेक्चर में मैंने आपको निर्यात प्रलेखों के बारे में बताया था। निर्यात प्रलेख और निर्यात प्रक्रिया ये दोनों चीजें जो है आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। तो आई होप ये जो लेक्चर है आपको समझ आया होगा और कोई भी दिक्कत जाती है तो मुझे कमेंट जरूर करेंगे। थैंक यू।